वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अमित में आपका स्वागत है। जो क्लास हमने कल करी थी, जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम थे, 19 तारीख वाला एग्जाम था, तो उसके जो क्वेश्चन कुछ बचे रह गए थे वो आज हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। आज इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आज ही शिफ्ट के एग्जाम क्या हो जाएंगे, हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था इसमें। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निम्न होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कहते रखे हैं यहाँ पे, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं वर्ग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये चीज पता होगी, ये हमारा वर्ग है। वर्ग मतलब क्या है, चारों साइड क्या है, बराबर है। मतलब ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी और ये भी। मतलब आप कह सकते हो अगर ये a है तो ये भी क्या होगा, a होगा। और आपने पढ़ा होगा अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला होता है क्या, साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, है ना। तो याद रहेगा ये फॉर्मूला। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, साइड क्या बोलेंगे इसको, एरिया ऑफ अ स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। इसका मतलब ये भुजा जैसे दे नहीं रखी है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि भुजा में नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना पता है कि जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना है, 16 है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि √16 लग जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इससे समझ में आया हमको जो भुजा दे रखी है प्रत्येक वो कितनी है, 4। तो ये भी कितना होगा, 4। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिए, क्वेश्चन में बोल रखा है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु। अच्छा, ये वर्ग अगर ये लाइन है तो मध्य बिंदु कहाँ होगी, बीच में होगी। ठीक है, इसकी मध्य बिंदु कहाँ होगा, एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। ये फॉर्मूला लिख लिया आप लोग ने, तो उसको बड़ा बनाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर ये 4 है जो निकाल चुके हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, अब बोल रहा है इनकी मध्य बिंदु, मतलब ये पॉइंट होगा, यहाँ ये पॉइंट होगा, यहाँ ये पॉइंट और यहाँ भी क्या, ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाला वर्ग सब बनेगा। ठीक है, अच्छा आप बताइए अगर पूरी लंबाई अगर 4 है तो मध्य बिंदु इतना कितना होगा, ये 2 होगा, ये लंबाई 2 होगी, ये लंबाई भी 2 होगी, क्योंकि मध्य बिंदु है ना। अगर ये पूरा 4 है तो ये क्या होगा, आधा होगा, 2। यहाँ भी 2 और ये भी 2, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 2। अब आप ये चीज समझ पा रहे हो, ये चीज ये बन गई। अगर आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल को, तो इसमें हमें क्या कहते रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, हमें ये ज्ञात करना है। कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, है ना। तो करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 4, 2 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, 4 4 कितना हो गया, 8। मतलब h स्क्वायर का मान कितना आ गया, 8। तो h का मान कितना आ गया, जब लगेगा तो आएगा 2√2। तो h का मान कितना आया, 2√2। मतलब जो ये अंदर वाला वर्ग है इसकी लंबाई कितनी आई है, 2√2। अब समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। अगर ये 2 था तो ये 2, तो अंदर ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2√2। और आपको
पता है कि अगर हमें एक भुजा पता चल गई वर्ग की, तो वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, वो क्षेत्रफल होता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मध्य बिंदुओं से मिलने वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो भुजा हम साइड हमने निकाल ली है, तो साइड कितनी आई हमारी, साइड आ गई हमारी 2√2। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, अभी बताया मैंने, जो भी इस भुजा है उसका ए स्क्वायर, मतलब आंसर क्या आएगा 2√2 का होल स्क्वायर, 4 दूनी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना। आपको पता है वो पैरेलल लाइंस क्या होती है, दिस कॉल्ड पैरेलल, जो कहीं नहीं मिलती है ना। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, और आगे दे रखा है एंगल ए बी ओ जो है, मतलब ए बी और ओ वो कितना दे रखा है 100 डिग्री, और ओ सी डी दे रखा है 110 डिग्री। मतलब क्या है, ये दे रखा है हमको 110 डिग्री, और ए बी ओ दे रखा है हमको 100 डिग्री। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए, बी ओ और सी, ठीक है। कैसे करेंगे, अभी पता है कि ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, आगे लाइन खींच देते हैं, तो ये भी लाइन आगे खींच जाएंगी, ये पैरेलल लाइन है ना, तो खींच सकते हैं आप डॉट डॉट लाइन, ठीक है। अब आप बताइए, अगर ये 110 है तो जो तीनों त्रिभुज का योग होता है वो क्या कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा कि ये होता है 180 डिग्री। अब हमें देखो यहाँ पे, और हमें ये भी पता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये एंगल बना है तो ये भी कितना होगा पूरा, भाई पूरा 360 डिग्री होता है, आधा कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये पूरी लाइन है, अगर ये 110 डिग्री है तो अंदर वाला कितना होगा 70 डिग्री होगा, बात आ रही समझ में। अब देखिए अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 100 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है दो समांतर रेखाओं की, है ना। तो ये अगर 100 डिग्री आ गया तो अभी समझ पा रहे हो कि ये भी एक लाइन बन गई, तो अंदर वाला एंगल कितना होगा ये 100। अभी बताया कि कोई स्ट्रेट लाइन है, पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो 100 ये है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, बी ओ और सी। तो आपको पता होगा कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। 70 80 कितना हो गया 150, बचा कितना, एक ऐसे कर लीजिए 80 प्लस 70 180 से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें पूछा भी यही है कि एंगल बी ओ सी का मान क्या है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला। कौन सा है, देखते हैं अगला सवाल। राज ने क्या किया है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए का ऋण लिया, ठीक है। मतलब किसी बैंक से लोन लिया 10% एसआई पे लिया, ठीक है, साधारण ब्याज, और धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया, और टाइम ड्यूरेशन क्या है 2 वर्ष ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चार ऑप्शन आपको जो लॉस वाले दिख रहे हैं, लॉस तो होगा नहीं, और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है हमेशा फायदा ही होता है, तो हमेशा आंसर यही है, ये और बी होंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे, तो इजी सॉल्व देखो। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, साधारण ब्याज मतलब क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये फॉर्मूला होता है एसआई का, ठीक है। अच्छा एक चीज समझ पा रहे हो आप, अगर आपने दर और समय को अगर गुणा कर दिया तो क्या बन जाएगा, यही तो अपना सिंपल इंटरेस्ट है, मान लो आप, ठीक है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 20%। अगर आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, P इंटू दर कितनी है 10 और 2 साल के लिए बटे में 100 करोगे
तो ये चीज समझ पा रहे हो कि जो 2 साल की जो इंटरेस्ट बन रही है, अगर 1 साल की 10% है SI, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप ये ऐसा लिखो यहाँ पे, SI 2 वर्षमूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो दर है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, जो पहले साल लगेगी वो भी क्या लगेगी अगले साल उतनी लगेगी। तो SI 2 साल के लिए कितना हो गया? 20% हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब वो बोल रहा है कि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, मैं बाद में जब ये टॉपिक अच्छे से करेंगे तब और बताएंगे डिटेल में। अभी फॉर्मूला आप याद कर लो, x प्लस वाई बटे में 100। ये 2 साल के CI का दर निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ तो 2 साल की दर कितनी आ गई? 20%। लेकिन यहाँ CI की दर निकालते हैं, हम कैसे निकालेंगे? पहले साल पे कितना रहेगा? 15%। अगले साल पे कितना है? 15। 225 बटे में 100। कितना हो गया ये? 30 प्लस 2.25, मतलब 32.25%। ये 2 साल का क्या हो गया? CI की दर हो गई। और यहाँ SI की दर कितनी आई है हमारी? 2 साल की 20%। अब क्वेश्चन क्या बोला देखो, कि अगर 20% से मान लो उसने क्या किया, मतलब लोन लिया और कितने परसेंट पे दे दिया किसी आदमी को? ये CI पे दिया है। तो बोल रहा था लाभ कितना होगा। भाई लिया उसने 20% पे था और बेच कितने पे रहा है? 32। तो अंदर कितने का आ रहा है दर पे? 12.25 का। मतलब इतना परसेंट उसे क्या हुआ? फायदा हुआ, गेन हुआ। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल दे रखा है क्या? हाँ, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 5000। तो 5000 जो वैल्यू है ना, वो किसकी है? अगर इसी का आप 12.5 निकालें, 12.25 बटे में क्या आ जाएगा? 100। इसे कैंसिल करेंगे, ये हो गया। इसको हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। काटो जरा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। मतलब 612.5 का क्या हो जाएगा? उसे फायदा हो जाएगा, गेन। ठीक है। अब देखो जरा एक चीज समझ पा रहे हो आप, कि अगर जो SI होता है, साधारण ब्याज होता है, तो वो कभी नहीं बदलता, चाहे साल बदल जाए, 4 साल हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नहीं 10% तो 5 साल बाद क्या होता है? क्या होता है? 50। तो दर तो क्या होती? 50 हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो CI होता है ना, वो हर साल क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा ये है, और दोनों के दरों से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, और बाद में जो माइनस किया वही से क्या हुआ? फायदा हुआ, गेन हुआ। और प्रिंसिपल हमने दे रखा था। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? 612। देखिए क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ये था कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 1100 को गुणा किया जाए ना तो क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब समझते हो आप? जैसे 8 का स्क्वायर 64 है ना, तो 64 क्या है? पूर्ण वर्ग है, क्योंकि वो 8 स्क्वायर से बना है, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1100। तो इन क्वेश्चन के लिए क्या कीजिए कि आप लघुत्तम समस्या निकाल लीजिए, LCM निकाल लीजिए। ठीक है, अब काटते हैं इसको। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक, कैंसिल हो रहा है। 5 एक कम 5, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। से निकाल सकते हैं आप, है ना। सीक्वेंस निकल सीक्वेंस। अभी समझ पा रही हो? ये चीज तो 2 बन रहे हैं, ये 2 पेयर बना रहे हैं। मतलब आपको पता है कि भाई किसी चीज को पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरत है बताइए? अब 4 है, 4 किससे मिलकर बना? 2 गुणा 2 से। जब तक ये जो नहीं मिलेंगे पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, है ना। मतलब 2 2 का सीक्वेंस बनना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि 2 2 आ रहे हैं, 2 5 आ रहे हैं, लेकिन एक क्या आ रहा है? सिर्फ 11। ये तो पूर्ण वर्ग बन रहे हैं, लेकिन इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो बोलोगे भैया 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा? पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 11। ठीक, देखिए सवाल को। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। अच्छा, हम ये मान लें अगर कि अभी जो प्रेजेंट एज है भाई साहब की, वो कितनी है? X है। अब वो क्या बोल रहा है? मेरी आयु 12 वर्ष के बाद
क्या हो जाएगी, किस आयु की 3 गुना हो जाएगी, जो 4 वर्ष पूर्व थी। अगर बंदे की एज जो एक्स है वो प्रेजेंट एज है, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 4 है, ऑब्वियस सी बात है, पीछे जा रहा है तो माइनस लग गया। अब वो बोला 12 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट एज से 12 साल बाद, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्स थी तो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगी, 12 ऐड कर दिया हमने। अब वो बोल रहा है मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी, किस आयु की, जो 4 वर्ष पूर्व थी, मतलब इसकी 3 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या बोल सकते हो आप, x प्लस 12 3 गुनी हो जाएगी किसकी, 4 जो 4 साल पहले थी। हम निकाल लेते हैं x का मान, x प्लस 12 बराबर 3x माइनस 4×12, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x माइनस 24, तो x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। हमने क्या टिक कर दिया, 12 आंसर टिक कर, समझ में आया चीज को। ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा समझना थोड़ा सा आसान नहीं होता, लेकिन 12 प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन सही होता, ठीक है 10, मान लेते हैं उस आदमी की एज प्रेजेंट एज 10 साल थी, तो 4 साल पहले कितनी होगी, 6 होगी, और 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, 22। देखिए क्या 3 गुना है, ये नहीं है, तो ये आंसर क्या हो गया, कैसे। ठीक है, अगले ऑप्शन पे आते हैं 12, मान लेते हैं उस आदमी की प्रेजेंट एज है वो 12 है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, 8 होगी। अगर हम इसी प्रेजेंट एज में 12 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 24, तो 8 दिया क्या हो रहा है, 24, ये बोला उसने 3 गुनी हो जाएगी, है ना, तो ये हिसाब से क्या ये आंसर सही हो जाए। ठीक है, देखो इस सवाल को, इसमें से इससे ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदी है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अच्छा इन चारों को देख के हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। अच्छा, पॉलिनोमियल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि हमेशा कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए या भिन्न नहीं होना चाहिए। अगर मैं तुमसे आपसे ये कहूँ कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ये एग्जाम्पल किसका है, पॉलिनोमियल का है, ये बहुपदी का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन कुछ नहीं है। जैसे आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा, ये लग तो नहीं रहा आपको फ्रैक्शन है, लेकिन एक्चुअल में क्या लिखा है, ये 2x³ प्लस 3/x, तो पॉलिनोमियल कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा उसकी जो पावर है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, कभी भिन्न के फॉर्म पे नहीं आएगा। अगले देखिए 5x प्लस 1/x, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगला देखिए 3 की पावर x4 प्लस 5x प्लस x, मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया, मतलब इसमें कोई भिन्न के फॉर्म पे फ्रैक्शन नहीं आए, वो कैसे रहे, पॉजिटिव रहे। ठीक है, अगला देखो ये भी क्या है, 3x की पावर 5/2, मैंने बताया आपको पॉलिनोमियल कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म पे नहीं होता, चाहे वो नीचे रहे चाहे वो पावर में रहे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया, तो आंसर कौन सा होगा। देखते हैं अगला सवाल, ये क्या सवाल है कि एक वृत्त में यदि जीवा, इंग्लिश वाले विद्यार्थी जो है उसको कॉर्ड कहते हैं, CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है। ठीक है ना, तो वृत्त तो पता ही है आपको, सर्कल, तो ये सर्कल बन गया हमारा। ठीक है, ये पता है आपको सबसे जो लंबी जो वो होती है जीवा होती है वो होती है तुम्हारी डायमीटर, इसे मतलब डायमीटर क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये सेंटर हमारा वो हो गया, ये भी हो गया त्रिज्या। अब वो क्या बोल रहा है कि एक वृत्त में यदि जीवा कॉर्ड CD की तुलना में जीवा AB, अच्छा AB यहाँ पे नहीं है, ये एक्चुअली सेंटर बना दिया वो, और बोल रहा है जो O के करीब है ना, मतलब ये जीवा कोई होगी तो वो O के क्या होगी, करीब होगी। और आपको पता है कि जैसे जैसे जीवा सेंटर के पास जाएगी उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सबसे लंबी जीवा कौन थी, डायमीटर तो होती है, तो सेंटर के पास है मतलब क्या होगी, इसकी लंबाई जैसे जैसे पास में जाएगा तो क्या होगी, जीवा बड़ी होगी। अब अगला क्या बोल रहा है, यदि जीवा कॉर्ड CD की तुलना में जीवा, हाँ मतलब ये CD है ना, AB ज्यादा केंद्र में है ओके, लेकिन CD क्या है उसके नीचे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो कौन सी बड़ी होगी, AB जीवा होगी वो CD से क्या होगी, बड़ी होगी, कि सेंटर के करीब है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, AB इज ग्रेटर देन CD। ठीक है,
देखते हैं इसका सोल्यूशन। एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है, जिससे वो क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, पहले देखते हैं कैसे नॉर्मल करते हैं, फिर देखते हैं ट्रिक से। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहा है, एसपी बोल रहा है। जब वो 550 रुपए में बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना बोल रहा है, 550 रुपए। तो बोला लाभ कितना हो रहा है, तो क्रय मूल्य का 1/10 है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, वो हो रहा है 1/10। मतलब आप कह सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है, सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है। अगर 10 की वस्तु ली और प्रॉफिट उसमें से 1 रुपए हो रहा है, तो बेचा कितने में होगा, 11 रुपए में। मतलब 10 क्या हो गया हमारा, सीपी मतलब क्रय मूल्य, प्रॉफिट हो गया हमारा 1 रुपए, तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा, 11 रुपए हो जाएगा। लेकिन एसपी दे कितना रखा है हमें, 550 रुपए। तो वैल्यू कहाँ से आती है, हमेशा बताया मैंने क्वेश्चन से। तो 550 वैल्यू किसकी, 11 की। ठीक है ना। और हमें क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 50 से हमने क्या कर दिया, इसको 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो काटा तो कितना आया, 500 रुपए। मतलब जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 500 रुपए। और बेचा कितने में था, 550 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 रुपए का। और प्रॉफिट या हानि किस पे होती है, लाभ या हानि किस पे होती है, हमेशा सीपी पे होती है। तो बटे में कितना आ गया, 500। तो जब कैंसिल किया तो कितना आंसर आ गया, 10%। मतलब ऑप्शन नंबर 4। लेकिन देखिए क्या होता है, अब इस क्वेश्चन में आप चीज समझ पा रहे हैं कि वैल्यू का कोई रोल नहीं है ना। अगर आप सिर्फ वैल्यू को भूल भी जाते, क्योंकि इसमें क्या किस में आंसर पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो ये यहाँ एक चीज देखिए, 1/10 लाभ हो रहा है ना। मतलब अभी आप अंदाजा लगाइए, वैल्यू का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है 1। अब जैसे आप क्वेश्चन ऐसे करिए फ्रैक्शन से कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्रय मूल्य कितना हो रहा है, 1/10 हो रहा है। मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या है, सीपी है। अगर 10 की चीज थी, 1 का प्रॉफिट बेचा, तो बेचा कितने में, 11 रुपए में। क्या निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है। 1 का लाभ किस पे हुआ है, 10 पे। 1/10 गुणित 100, तब भी कितना आंसर आएगा, 10%। ऐसे सवालों पे हमें वैल्यू को नहीं करना, कुछ करना होता, सीधा ये फ्रैक्शन से ही आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 10%। ये इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। देखो इस सवाल को, हम -1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए, है ना। तो -1/5 को किससे गुणा करें तो गुणनफल क्या हो जाए, 9/25, है ना। तो 5 5 जा 25। तो x का मान क्या आना चाहिए, -9/5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल ये आया था कि 2004 में एक शर्ट का मूल्य 250 रुपए था। अब वो शर्ट का जो रेट है ना 2005 में कितना हो गया, 400 रुपए हो गया। तो बोल रहा है कि 2004-2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने % बढ़ोतरी हुई, है ना। तो मान लेते हैं जो पुराना प्राइस था वो हमारा 250 रुपए था 2004 में, और जो न्यू प्राइस था वो हमारा हो गया 400 रुपए हो गया। अब बोला कितने % की बढ़ोतरी हुई, है ना। तो जो % की बढ़ोतरी हुई तो कैसे कंपेयर करेंगे हम, तो पिछला मूल्य कितना था, है ना। तो हम देखें हमें कितना मूल्य बढ़ गया, तो ये हमने देखा 150 रुपये बढ़ गया। किसमें बढ़ा है, ये पुराने प्राइस से बढ़ा है। तो 150 वैल्यू अपॉन में कितना आ जाएगा, 250 गुणित 100, है ना। तो कैंसिल करेंगे, 25 चौके 100 और 15 चौके 60, मतलब 60% शर्ट क्या हो गई। देखते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 150 मीटर स्क्वायर, और आधार और ऊंचाई की जो अनुपात दे रखा है ना वो दे रखा है 3:4। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधार की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुणित लंबाई।
मतलब आप कह सकते हो कि 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है क्या? हाँ, 150 मीटर स्क्वायर। तो 150 बराबर 1/2 और रेशो दे रखे हैं आधार और ऊंचाई के, है ना। तो बेस का कितना रेशो है? 3x और हाइट का रेशो कितना है? 4x। तो 4 दिए कितना हो जाएगा? 12। ऐसा भी कर सकते हो, इसको काट लो यहाँ पे, 2 2 जा 4। तो 150 बटे में कितना आ जाएगा? 6 बराबर x स्क्वायर। तो 6 कम 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। x का मान कितना आ गया? 5। हमें क्या निकालना है? आधार की लंबाई। तो है कितना ओरिजिन में? वो 4x है ना। तो आपको दे रखा है ना बेस इंटू लेंथ का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:4। आपको एल निकालना है। तो 5 4 जा 20। मतलब क्या क्या निकालना है अपन को? आधार की लंबाई। अच्छा तो बेस निकालना, कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। हम ये निकालना, तो ये भी x है ये भी x है। बेस और हाइट। बेस निकालने में क्या करेंगे? 3 × 5 कितना आ गया? 15। कौन सा ऑप्शन है? नंबर सी। देखते हैं सवाल को। संख्या जो है 1 2 3 से 25 तक की संख्याओं में चयन करने पर उस चयनित संख्याओं के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो अभाज्य संख्याएं होती है उनकी डिविजिबिलिटी क्या होती है? जैसे मान लो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ तक बोल रहा है? वो 25 तक बोल रहा है। तो 2 के बाद कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या होगी? 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। मतलब 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकालना है। तो पूरी संख्याएं कहाँ आती हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स कहाँ आते हैं? नीचे। तो पूरी संख्या कितनी है? 25 है। और अभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता क्या करनी? तो कितनी संख्याएं आएंगी? सिर्फ 1 2 3 4 अपन गिन लिए हैं, तो 9। मतलब पूरी संख्या 25 में से 9 संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। तो इन्हीं संख्याओं की प्रायिकता आने की वो है। ठीक है, तो कौन सा है क्वेश्चन? सी। ठीक है, अब इस तरह हमने जो 19 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो उनका भी एग्जाम है एमपी पुलिस का, वो उनके लिए वीडियो मस्ट वॉच है। और प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।